Hello and welcome to the Knowledge Source. So in this session we'll discuss about recently European Union has drafted a set of laws that will bring everything green right from the trade to the energy. So in this session we'll discuss about what is this draft law and what are the impact it can create in terms of greenhouse gases reduction and in terms of carbon neutrality that different environmentalists are talking about. So we'll discuss every aspect related to it, but before starting this session I would like to say you can join through our Telegram channel and the Facebook channel whose link being is given in the description, and please don't forget to subscribe. So अगर मैं बात करूँ, अभी यूरोपियन यूनियन जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने एक लेट नाइट डील उन्होंने साइन कर लिया है, और ये जो डील है ये ब्लॉक्स एम्बिशियस एक टारगेट है जहाँ पे क्लाइमेट गोल्स जो इन्होंने सेटअप किया है। इसमें अगर मैं बात करूँ, ये एक अगर डील जब अगर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और आने वाले 20 साल या 30 साल में, जहाँ पे कि न्यू रूल्स और स्टैंडर्ड्स पैरामीटर सेट किए गए हैं कि किस तरीके से इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जिस तरीके के हमारे यहाँ पे हो रहे हैं डिफरेंट ग्राउंड्स, अगर हम देखें डिफरेंट कंट्रीज़ में जो इन हार्श इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हम देख रहे हैं, जिसके चलते ये क्लाइमेट लॉ लेके आ गया है और इसे यूरोपियन क्लाइमेट लॉ के भी नाम से जाना जा रहा है। और ये जो क्लाइमेट समिट जो अभी आज होने वाला था, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इसमें भाग लेने वाले थे वर्चुअल तरीके से, तो इसमें अगर ये उसके पहले ये डील साइन हुआ है, जहाँ पे अगर हम देखें यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने इस पूरी तरीके से डिफरेंट जो कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन मेंबर्स के अंदर, तो उनके साथ कोलैबोरेट करके एक डील साइन हुआ है जिसका नाम यूरोपियन क्लाइमेट लॉ भी बोला गया है। सो अगर मैं बात करूँ कि यूरोपियन क्लाइमेट लॉ जो कि डिफरेंट इसके अंदर पैरामीटर्स हैं और डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि अचीव किए जाने वाले हैं डिफरेंट सेट्स ऑफ टाइम्स के अंदर, लेकिन अगर बात करूँ टोटल एक ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो यहाँ पे अचीविंग जो क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की बात की जा रही है बाय द ईयर 2050। और मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइमेट न्यूट्रलिटी क्या होता है, लेकिन अभी आपको मैं बता देता हूँ कि यूरोपियन क्लाइमेट लॉ के बारे में जो इस तरीके के इसमें कुछ पैरामीटर्स सेट किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें यह बात किया गया है कि जो एक्सपेंडिंग की बात की जा रही है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी कार्बन मार्केट हैं और उनके अंदर जो भी नेशनल टारगेट सेट करने की बात की जा रही है कि किस तरीके से जो इमिशंस हो रहे हैं उनके ऊपर कैपिंग की जाए, और जो ट्रेड प्रोग्राम हो रहा है उसमें किस तरीके से स्ट्रेंथन करके उनको ग्रीन कॉरिडोर से जोड़ा जाए, ताकि जो भी हार्श क्लाइमेटिक इम्पैक्ट हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं रिडक्शन उसमें देखने को मिला जाए। इसमें अगर मेजर फोकस ये यूरोपियन यूनियन के इस यूरोपियन ग्रीन लॉ जो अगर बोला जा रहा है उसके अंदर ये रखा गया है कि किस तरीके से डेवलपमेंट और जो इन्वायरमेंटल की सस्टेनेबिलिटी के बारे में किस तरीके से बैलेंस रखना है, और जो भी एक तरह के अगर हम देखने पीछे आने वाले समय में हम देख रहे थे कि जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के जो ऑब्जेक्टिव थे वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हावी हो रहे थे और उनका पलड़ा भारी था, लेकिन इसमें एक बैलेंस की बात की जा रही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर ये रखा गया है कि किस तरीके से यूरोपियन फॉरेस्ट जो डिफॉरेस्टेशन के अंदर बहुत सारे लॉस्ट हो चुके हैं उनको किस तरीके से रिवाइवल किया जाए, किस तरीके से फॉरेस्टेशन के ऊपर काम किया जाए, जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उनको कैसे रिड्यूस किया जाए, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में किस तरीके से कार्बन को कैप्चर करना है, ये सारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स इसमें रखे गए हैं। इसके बाद अगर बात करें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जिसमें कि इफिशिएंसी और टारगेट्स को मेंटेन करते हुए ये ध्यान देते हुए कि इफिशिएंसी कहीं ना कहीं खराब ना हो, और उसके ध्यान देते हुए जो कार्बन रिन्यूएबल एनर्जी है किस तरीके से उसको यूटिलाइज किया जाए एवरी सेक्टर में। इसमें अगर मैं बात करूं जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ये किया बात हो रहा है कि जो इंपोर्ट्स जो हैं बाहर से कंट्रीज़ की, जो उसमें मेजर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ध्यान दिया जाए, और जो प्राइवेट व्हीकल्स जो यूज़ भी किया जा रहा है उनके ऊपर थोड़ा टैक्स इफिशिएंसी, उस पर टैक्सिंग की जो फिनोमिना है उसको इंक्रीज़ करने की बात की जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पब्लिक मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस को ऑप्ट करें इन टर्म्स ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हैं जो कि यूरोपियन क्लाइमेट लॉ के अंदर इसमें रखे गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे मेजर ऑब्जेक्टिव्स ये फुलफिल करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले तो जीरो पोल्यूशन इन यूरोप, ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि पोल्यूशन ना हो यूरोप में, और इसमें कोई भी कंट्री जिसमें पॉल्यूटेड जो भी इधर अगर मैं बात करूँ पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनमें रिडक्शन की बात की गई है। इसके बाद ट्रांजिशन टू सर्कुलर इकोनॉमी पे ध्यान दिया गया है। तो सर्कुलर इकोनॉमी से होगा क्या कि जो भी अगर हम बात करें रीयूज, इसके बाद रिफ्यूज, ये सब कुछ ऐसे कंपोनेंट्स यूज किए जाएंगे ताकि अगर एक जो प्रोडक्ट्स है उसको वेस्ट के फॉर्म में जब हम, जैसे कि प्लास्टिक्स हो गया,
तो प्लास्टिक्स ना यूज़ करते हुए डिस्पोजेबल कोई प्रोडक्ट यूज किया जाए, ताकि अगर इसको आसानी से डिस्पोज किया जा सके, या फिर जो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज किए जाएं जो कि वन फॉर्म ऑफ इकोनॉमी टू अगले फॉर्म में इकोनॉमी में यूटिलाइज हो सके, ना कि वो वेस्टेड हो। तो सर्कुलर फॉर्म ऑफ इकोनॉमी इस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इसके बाद फार्म टू फोक पे ध्यान दिया गया है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स फार्म में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उस वो डायरेक्टली घर तक, यानी आपके स्पून फीडिंग जब आप कर रहे हैं वहां तक बिल्कुल सस्टेनेबल वे में पहुंचे। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसमें रखा गया है। इसके बाद ग्रीन कैप के बारे में बात की गई है कि जो भी पॉल्यूटेंट्स आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इवन हाउस होल्ड्स भी, तो उस पर किस तरीके से उस पर कैपिंग लगाया जाए और उसको ग्रीन इकोनॉमी बनाने के लिए उनसे कंट्रीब्यूशन लिया जाए, उस पर भी ये वर्क किया जाएगा। इसके बाद इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसमें रखा गया है कि कोलैबोरेशन एंड इफिशिएंसी ध्यान देते हुए सारे जो सेक्टर्स के लोग हैं उनको एक साथ लेके कोलैबोरेट करते हुए ये यूरोपियन ग्रीन डील के ऊपर वर्क करना है, जिसमें कि कोई अगर गरीब है, कोई अमीर है, उन सारे लोगों को लेके इस पे यूरोपियन ग्रीन डील के ऊपर वर्क करना है। इसके बाद फाइनेंसिंग द ट्रांजिशन, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ये बात की जा रही है कि अगर कोई अफोर्डेबल नहीं कर सकता, यानी अफोर्ड नहीं कर सकता है कुछ ऐसे सेक्टर्स जो कि ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा दे, उसमें उनके एफिशिएंसी पे ध्यान दिया जाएगा और उनको कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा किस तरीके से वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं उसको अडॉप्ट कर सके। इसके बाद क्लीन, रिलायबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी की बात की जा रही है। इसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जैसे कि आप रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान देते हुए सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, तो इन सब ऐसे कंपोनेंट्स पे ध्यान दिया जाएगा जहां पे कि रिन्यूएबल और अफोर्डेबल एनर्जी मिल सके। इसके बाद क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की बात की जा रही है कि क्लाइमेट न्यूट्रलिटी अचीव करना है। मैं आपको बताऊंगा अभी आने वाले स्लाइड्स में कि क्लाइमेट न्यूट्रलिटी क्या होता है। इसके बाद सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज करें, ना कि अपना ओन व्हीकल्स। इसके बाद जो यूरोप की जो नेचुरल कैपिटल है उसको प्रिजर्व करना है, यानी कि हमें एक फॉर्म्स टू अनदर फॉर्म में, जैसे कि सस्टेनेबल फॉर्म में उसको यूटिलाइज करना है, ताकि आने वाले जनरेशन को भी हम उसी तरीके से अर्थ को सौंप सकें जैसे हमारे जनरेशन ने हमें सौंपा था। तो ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव है और ये सब टोटल कंपोनेंट्स को अचीव करने के लिए एक पैरामीटर सेट किया जाएगा। और ये जो पैरामीटर्स होगा उसमें अगर बात करें तो इसमें जैसे कि 2014 का टारगेट रखा जाएगा कि जो ग्रीन हाउस गैस बजट जो होगा 2040 तक, ग्रीन हाउस गैस बजट जो हमारा हमेशा हर बार डिफरेंट जो कंट्रीज यूटिलाइज करने के लिए पूरे एक साल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब होगा उसमें ग्रीन हाउस गैस बजट ये अनाउंस किया जाएगा। इसके बाद जो यूरोपियन यूनियन साइंटिफिक बॉडी जो एक मॉनिटर एक सेटअप किया जाएगा जो कि डिफरेंट पैरामीटर्स में किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है या फिर कौन से ऐसे पैरामीटर्स या सेक्टर्स है जहाँ पे लैकिंग है, तो ये सब प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए यूरोपियन साइंटिफिक बॉडी एक क्रिएशन होगा। इसके बाद जो यूरोपियन यूनियन में सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो इमिशंस हो रहे हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस हो रहे हैं, उसमें रिडक्शन के लिए टारगेट जो है वो बाई 55% तक रिडक्शन की बात इसमें ये किया गया है बाय द ईयर 2030। तो 2030 तक जो 55% तक इसमें ग्रीन हाउस गैसेज जो इंक्रीज हो रहे हैं या फिर जो हम इमिट कर रहे हैं उसमें रिडक्शन की बात की गई है इस यूरोपियन क्लाइमेट लॉ में। सो अभी हम बात कर लेते हैं कि कार्बन न्यूट्रलिटी या फिर क्लाइमेट न्यूट्रलिटी क्या होता है। देखिए, सबसे पहले कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब होता है अगर आप कार्बन इमिशंस हो रहा है तो इसमें जैसे क्या होगा कि जब कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस को किस तरीके से रोकना है और इसको बैलेंस करना है इस तरीके से कि जो भी कार्बन इमिशंस हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट या फिर जो इसका मैं अगर बात करूँ उसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे इस तरीके से ना हो और उसमें बहुत हद तक उसमें रिडक्शन की बात अचीव करने की बात होती है कार्बन न्यूट्रलिटी में। अगर नेट जीरो इमिशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे ग्रीन हाउसेज गैसेज की जो रिडक्शन के बारे में बात की जा रही है और इसमें जो इमिशंस को इस तरीके से या फिर इतने लेवल तक कम करने की बात हो रही है जहाँ पे कि एटमॉस्फेयर को उसमें हमें शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है कि ये जो गैसेज हैं वो इन्वायरमेंट में इनकी इमिशंस इन पे रोक लग जा रही है और इनमें जो टारगेट जो अचीव करने की बात की जाती है, एक पैरामीटर सेट करने की बात की जा रही है, उसको टाइम टू टाइम उसमें अचीवमेंट की पैरामीटर सेट किए जाते हैं। इसके बाद अगर क्लाइमेट न्यूट्रलिटी के बारे में बात करूं तो इसमें होता है कि ग्रीन हाउसेज गैसेज जो भी
जो इमिट हो रहे हैं उसको एलिमिनेट करते हुए हमें ग्रीनर एनर्जी फॉर्मेशंस पे उस पर ध्यान देना है, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनको अचीव करना है, ताकि एक न्यूट्रलिटी बना रहा है जहाँ पे जो भी हम अचीव कर रहे हैं और जो भी ऑप्ट कर रहे हैं कि जो रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसमें एक बैलेंस बना रहा है। तो ये होता है कार्बन न्यूट्रलिटी, ठीक है। लेकिन आपको कंफ्यूजन ये भी होता होगा कि कार्बन फुटप्रिंट फिर क्या है। देखिए, इसमें कार्बन फुटप्रिंट में ये होता है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम इमिट करते हैं और ग्रीन हाउस गैसेज, उसमें किस तरीके से कैपिंग किया जाए, और या उसमें उसकी जो पैरामीटर्स हैं, यानी कौन कौन से सेक्टर से कौन कौन से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेज या फिर जो कार्बन की इमिशंस में, तो उस कार्बन के इमिशंस को मेजरिंग करना ही कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मेजर इम्पैक्ट जो क्रिएट करता है इन्वायरमेंट पे क्लाइमेटिक चेंजेस के चलते, उसको यहाँ पे मेजर किया जाता है। इसमें कि जैसे ग्रीन हाउस गैसेज हो गया, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सारे सेक्टर्स को यहाँ पे मेजर किया जाता है। और इसमें ये देखा जाता है कि कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं वो इमेंसली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कार्बन फुटप्रिंट। तो इन सबको मेजर करते हुए एक पैरामीटर बनाया जाता है, और उस पर फिर जो कार्बन इमिशंस हो रहे हैं उस पर रिडक्शन की वर्क किए जाते हैं, और उसको फिर रिड्यूस करने की बात की जाती है। सो आई रियली होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द होल कंसेप्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर द ज्वाइनिंग।